नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल माइलेज मैनेजमेंट पर। और मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं अभिषेक पटेल। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सुर्खियों में रहने वाला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। लिटरली आज हम डिबेट करने वाले हैं अपने ही टॉपिक पे और अपने आप में ही डिबेट करने वाले हैं ताकि एक बेटर कंक्लूजन निकाल सके। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज म्यूचुअल फंड वर्सेस एफडी के बारे में, जो कि बहुत ही चर्चित रहा है यार इन दिनों। कुछ सालों से जो है इस पे लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको समझना और जानना बेहद ही हमारे लिए जरूरी हो चुका है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जब नाम सुनते हैं ना यार, तो इन्वेस्टमेंट में एफडीज हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो यहाँ पे जो एफडीज जो है बहुत ही एक रोल प्ले करता है, बहुत ही बिगर रोल प्ले करता है, और साथ ही म्यूचुअल फंड भी एक बिगर रोल प्ले करता है। तो हम कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे, जैसे व्हाट इज एफडी, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, और एफडीज के अंदर में एफडीज कहाँ इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है, ये किस तरीके से पैसा अर्न करते हैं ताकि आपको ये एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकें। जी हाँ, ये बहुत समझना जरूरी है। और साथ ही आज हम कुछ और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या फिर एफडीज हो गया, तो इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही इसका रिस्क टॉलरेंस क्या हो सकता है, और साथ ही हम कुछ और भी चीजें जैसे टैक्सेस उन पे क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, विच इज बेटर फॉर यू, एफडी बेटर हो सकता है या फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड बेटर हो सकता है। और साथ ही मैं अपना आउटपुट दूंगा, यानी कि फाइनल आउटपुट मेरा थॉट दूंगा कि जो है म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए या फिर आपको एफडी करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा कंक्लूजन निकाल सकें और एफडी या फिर म्यूचुअल फंड हम चूज कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड और एफडी का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफडी के बारे में कि व्हाट इज एफडी, एफडी होता क्या है। तो एफडी बेसिकली जो आप जानते ही हैं और हम भी जान रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट को बोलते हैं एफडी। लेकिन एफडी काम किस तरीके से करता है, उसका रिटर्न कितना हो सकता है, उसका रिस्क कितना होता है, ये भी सारी चीजें जानने की हम कोशिश करेंगे। एफडी आज तक के लिए सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना गया है। आज सीनियर सिटीजन लगभग 90% तक मैं बोल सकता हूँ, या 85% ले लेते हैं, 85% जो सीनियर सिटीजन है वो एफडी पे आज भी भरोसा कर रहे हैं या फिर रिलाई कर रहे हैं कि एफडीज आर सेफ, और म्यूचुअल फंड में पैसा रिस्क है, वहां डूब जाता है। तो ये एक तरीके का सिनेरियो अभी तक मार्केट के अंदर प्रेजेंस है या फिर प्रेजेंट है। ये चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले एफडीज के ऊपर आते हैं कि फिक्स डिपॉजिट दो किस तरीके से काम करता है और उसके पैसे कहां कहां इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो जो एफडीज है हमारा, वो बैंक में जाकर होता है। अभी तो बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हैं जो अभी डायरेक्टली भी आपको एफडी बहुत तरीके की करवा के दे रहे हैं, लेकिन जो एक सिनेरियो चलता आ रहा है पहले से कि आप बैंक में जाओगे और वहां पे जाके एक एफडी अमाउंट आप ब्लॉक करोगे, लमसम अमाउंट आप ब्लॉक करोगे, ठीक है। कुछ सालों के लिए कुछ मैच्योर लेवल रहता है, जैसे 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए आप एक टर्मिनेशन चूज करते हो, डे चूज करते हो, और उतने दिनों के लिए आप जो है लॉक इन पीरियड में अपने पैसे को डाल देते हो, और वो आपको जो ईयरली एनुअल रिटर्न बना के दे रहा होता है पैसा, वो लगभग 5 से 7% के बीच में दे रहा होता है। और एफडी जो है वो रिस्क के मामले में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका रिस्क बहुत ही लोअर टर्म में रहता है। आपका पैसा डूबना मतलब ना के बराबर ही होता है, 0%। लेकिन तब भी रिस्क तो आज यार हर जगह पे, अगर आप पैदल चल रहे हो तब भी आपको डर है कि कहीं कोई आके ठोक ना दे, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्क हर जगह पे है, पर एज कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एफडी जो है बहुत ही लो वेरिएंस का रिस्क फैक्टर कैरी करता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। जो एफडी से पैसा बैंक को मिला हुआ होता है, वो पैसा इन्वेस्टेड कहां हो रहा होता है, कहां बैंक इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको खैरात में बैठा के तो कोई भी पैसा नहीं देगा। आपका इनडायरेक्टली पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है, वो पैसा कमा के बैंक को दे रहा है, फिर वो पैसा इन रिटर्न आपको रिटर्न बना के आपको बैंक वाले दे रहे हैं। तो वो पैसा किसी भी स्टॉक मार्केट में नहीं जाता, किसी भी बॉन्ड मार्केट में नहीं जाता है, लेकिन हाँ वो बैंक के कुछ सिक्योरिटीज, आरबीआई के कुछ सिक्योरिटीज खरीदते हैं, ठीक है। फिर जो है कुछ और चीजें, जैसे कि आपका जो भी पैसा ब्लॉक हो रहा होता है बैंक में, वो पैसा लिटरली ब्लॉक नहीं हो रहा होता है, वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। वो किस रूप में इन्वेस्ट हो रहा होता है, जब भी बैंक किसी को मनी लैंड करती है इन टर्म ऑफ कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बेसिकली लोन। जी हाँ, और जो लोन से इंटरेस्ट रीपेमेंट हो रहा होता है, उससे आपका एक रिटर्न जनरेट हो रहा होता है, इसी को कहते हैं एफडी। और ये जो मिनिमल, एकदम मिनिमल रिस्क के साथ होता है। आप यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक नेट टू नेट रेवेन्यू जो है बन के मिलता है, यहाँ पे प्रॉफिट आपको गेन होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड से आने से पहले हम तो ये जरूर जान चुके हैं कि एफडी किस तरीके से इन्वेस्ट करती है और इसका रिस्क टॉलरेंस
इंश्योरेंस क्या क्या होता है, ठीक है, और आप इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बेसिकली ये लॉक इन पीरियड जैसा ही होता है, ये आप समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है जो आज लगभग हर बैंक भी फॉलो अप कर रहा है, जो कि एएमसीज के नाम से जाना जाता है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जी हाँ, जैसे अगर बंधन बैंक है तो बंधन बैंक का म्यूचुअल फंड भी है, तो बंधन एएमसी हो गया, या फिर आपका टाटा हो गया, या फिर आपका एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। लगभग आज सभी बैंक के पास अपना अपना एक फंड मैनेजर है, एक नहीं बहुत सारे फंड मैनेजर है, और उस फंड को मैनेज कर रहे हैं एएमसी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, और एक अच्छा खासा जो है रेवेन्यू यानी कि रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं एक अच्छे खासे अमाउंट पे। तो इन चीजों को समझना बेहद ही जरूरी है। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक फंड होता है जो आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा होता है, या फिर आप ये मान लीजिए कि आपका पैसा जो है कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट हो रहा होता है, या फिर आप ये मान लीजिए बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट हो रहा होता है, या फिर एट द सेम टाइम आप ये मान लीजिए कि इन सब में एक साथ पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं और साथ में लेकर चलेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड वर्क करता है या फिर और क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के कुछ क्लासेस हैं, यानी कि कुछ एसेट्स क्लासेस हैं, जिसके आधार पे ही म्यूचुअल फंड अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करती है। जैसे कि एसेट क्लास में सबसे पहले आता है इक्विटी फंड, फिर आता है डेब्ट फंड, फिर आता है फिर हाइब्रिड फंड, उसके बाद फिर आता है सेक्टोरल फंड, फिर आता है थीमेटिक फंड। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इक्विटी फंड के बारे में जानने के लिए। इक्विटी फंड जो है बेसिकली अपना इन्वेस्टमेंट जो है सारा का सारा टारगेट करती है स्टॉक मार्केट के अंदर। जी हाँ, स्टॉक मार्केट, आपने सही सुना, ठीक है। अब आते हैं डेब्ट फंड के ऊपर। तो जो हमारा डेब्ट फंड है वो बेसिकली इन्वेस्ट जो है बॉन्ड्स के अंदर कर रहा होता है। अब हम आते हैं हाइब्रिड फंड के ऊपर। तो जो हाइब्रिड फंड है वो टारगेट करती है मिक्सचर को, यानी कि इक्विटी फंड भी होता है उसमें और साथ ही उसमें क्या होता है, डेब्ट फंड। जी हाँ, इक्विटी फंड के साथ साथ डेब्ट फंड में होता है, दोनों जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, तब जाके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होता है। अब आते हैं सेक्टोरल फंड के ऊपर। तो सेक्टोरल फंड क्या होता है? तो जो सेक्टोरल फंड है वो बेसिकली किसी भी एक इंडस्ट्री या फिर किसी भी एक सेक्टर को टारगेट कर रहा होता है, जैसे कि टेक सेक्टर हो गया, या फिर फार्मा सेक्टर हो गया, या फिर आप ले लीजिए किसी भी तरीके का आपका एनर्जी सेक्टर हो गया। तो किसी भी सेक्टर को जब टारगेट करते हो तो उसे सेक्टोरल फंड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं थीमेटिक फंड। तो व्हाट इज थीमेटिक फंड? थीमेटिक फंड जो बेसिकली एम करता है जैसे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल किसी भी एनर्जीज के बारे में, या फिर किसी इनोवेशन के बारे में। तो जो हमारा थीमेटिक फंड हो बेसिकली किसी भी इनोवेशन या फिर एनर्जी या फिर न्यू आइडियाज के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, ताकि एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सके अपने क्लाइंट्स को। तो ये तो हम जान चुके म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इन सब फंड को मैनेज करने के लिए एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो हायर करती है एक फंड मैनेजर को। जी हाँ, फंड मैनेजर ही एक ऐसे इंसान है जो इन सभी फंड को मैनेज कर रहे होते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देते हैं अपने क्लाइंट को। तो ये तो हो गई, एएमसीज भी हो गया, हमने कवर कर लिया, साथ ही म्यूचुअल फंड के अंदर सारा चीजें कवर कर लिया। लेकिन हमने कुछ चीजें और नहीं कवर किया, जैसे कि रिस्क फैक्टर इसका क्या है। तो रिस्क बेसिकली हम जानेंगे रिस्क के टर्म के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा चीज समझ लेते हैं कि एज कंपेयर टू एफडीज यहाँ पे रिस्क जो है ज्यादा होता है, ये आप जान लीजिएगा। और रिटर्न की अब अगर बात करते हैं तो रिटर्न भी यहाँ पे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहां रिस्क है वहां इश्क है, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न भी है। यहाँ बेसिकली मार्केट जो है 12 से लेके 15% तक टारगेट करता है कि आपका 12 से लेके 15% तक आपको रिटर्न दे सकता है बना के। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पैसा जो है लॉक इन पीरियड का रहता है या फिर नहीं रहता है। तो मैं आपको एक सिंपल टर्म में, वैसे आगे तो हम डिस्कस करने वाले, लेकिन सिंपल टर्म में आपको बता दूं कि इसका पैसा लॉक इन पीरियड पे नहीं होता। वो कैसे नहीं होता है ये भी मैं बताऊंगा, या फिर होता भी है तो कैसे होता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमने कवर कर लिया है म्यूचुअल फंड और एफडीज को दोनों क्लियर वे में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो गाइस, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यारो, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और इन डिटेल कवर करने की कोशिश करेंगे। यार बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और मेहनत करूंगा थोड़ा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो अब एफडीज को समझने की कोशिश करते हैं एज अ रिस्क फैक्टर, और म्यूचुअल फंड को भी समझने की कोशिश करेंगे एज अ रिस्क फैक्टर। तो जो एफडीज के अंदर है वो रिस्क बहुत ही कम होता है यार। क्यों कम होता है ये भी मैं आपको आज बता दे रहा हूं। तो जब आप एफडीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा जो है बेसिकली वो कहां इन्वेस्ट हो रहा होता है? वो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है, आप हम ही लोगों में से किसी एक ने लोन लिया
किया होगा उन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा होता है, वहां से रिटर्न जनरेट होता है एज अ टर्म ऑफ ईएमआई, या फिर आप ये बोल लीजिए कि आपका जो सूद ब्याज का काम अगर आपने किसी ने किया होगा तो आपको पता होगा जो आपका ब्याज यानी कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा उसी से आपका गेनिंग परसेंटेज निकलता है। तो उसी तरीके से बैंक भी जो है इंटरेस्ट जब चार्ज करती है, ईएमआई में जब इंटरेस्ट चार्ज रहता है तो उसी से वो एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क जो है बहुत कम होता है, पैसा जो है लगभग बैंक जो होती है बहुत ऐसा कम आजकल देखा गया है कि पर्सनल लोन तो बहुत कम होता है, बहुत छोटा अमाउंट से होता है, लेकिन बहुत ऐसा चीज होता है जैसे कि कोलैटरल के बिना लोन होता ही नहीं है आज के समय में यार। आप होम लोन ले लो तो भी कोलैटरल लगेगा, आप किसी भी तरीके का बिजनेस लोन ले लो तभी भी बहुत सारे ऐसे बैंक है जो आपको कोलैटरल चार्ज करते हैं, या फिर आपका बहुत सारा हिस्ट्री देखते हैं कि यार ये कितने समय से आपके साथ बना हुआ है, इसका क्या पास्ट जो हिस्ट्री रहा है, किस तरीके से इसका रीपेमेंट सिस्टम रहा है, कितना इसका ट्रांजेक्शन्स है, तरीके की चीजें देखते हैं। उसके बाद वो आपको एक लोन देते हैं ताकि वहां से एक अच्छा बेनिफिट आ सके और पैसा जो है वो वापस ही आ सके। बहुत रेयर केस में ऐसा देखा गया है कि पैसा जो है वो वापस नहीं आता है, 100 में से 1 या 2%, लेकिन 98% तक पैसा जो है रिकवर हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म जनरेशन चलता है यार। तो ये तो हमने समझ लिया कि एफडी किस तरीके से इन्वेस्ट करती है और पैसा कैसे लेके आ रही होती है, इसीलिए इसका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम होता है और रिटर्न फैक्टर भी उसी हिसाब से कम होता है। बहुत सारे बैंक हैं या बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट टीम है जो कि 5 से लेके 10% तक का आपको रिटर्न क्रिएट करके देती है एनुअली बेसिस पे, ठीक है। तो अब आते हैं म्यूचुअल फंड के रिस्क फैक्टर के बारे में। तो म्यूचुअल फंड तो खुद ही बोलता है मार्केट आर सब्जेक्ट टू कैपिटल रिस्क, ठीक है। तो रिस्क तो है यार, रिस्क है तो इश्क है। म्यूचुअल फंड रिस्क तो बहुत ज्यादा कैरी करता है, लेकिन वो आपको एक लंबे समय में बीट करवा सकता है इन्फ्लेशन से, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, ये भी तो आप समझो, ठीक है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है, दोनों ही बेस्ट है लेकिन अपने एक कंपैरिजन के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है। तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट कहां करता है, मैंने आपको बताया था, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जी हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जब स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा होता है तो उस समय पे अगर मार्केट नीचे जा रही होती है तो मार्केट जो है लॉस कर रहा होता है, जो यानी कि आपका म्यूचुअल फंड में किसी भी फंड में इन्वेस्ट होता है तो वो बहुत ही जल्दी वो लॉस कर रहा होता है। लेकिन क्या ये उसी तरीके से लॉस कर रहा होता है जैसे कि अगर आपने इक्विटीज किसी भी स्टॉक को बाय करके आपने लॉस करवाया है? जी बिल्कुल भी नहीं। इसका लॉस करने का तरीका बहुत ही अलग सिनेरियो से काम करता है, इसको हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन फिलहाल अभी हम इसी पे स्टिक रहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि ये किस तरीके से लॉस कर रहा होता है। अगर मार्केट क्रैश कर गया, किसी तरीके का न्यूज आ गया जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है क्रैश कर जाती है, तो उस समय भी जो आप लॉस में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिस्क फैक्टर हो गया। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आप 5 से 10 साल या 15 साल या 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो एक अच्छा खासा जो जीडीपी जिस तरीके से बढ़ता है उसी तरीके से अपना इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 बढ़ रहा है, निफ्टी 500 बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, उसी तरीके से आपका जो एसआईपी परफॉर्म करता है और एक अच्छा खासा जो है रिटर्न जनरेट करके आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। जी हाँ, तो ये तो हमने जान लिया इसका रिस्क फैक्टर। और जो म्यूचुअल फंड जो आपको रिटर्न देती है वो लगभग 12 से लेकर 15% एनुअल रिटर्न देती है आपको, जब आप लॉन्ग टाइम फ्रेम तक टिके होते हो मार्केट के अंदर। जी हाँ, ऐसा तो है नहीं कि यार आज लॉस आया, कल मैंने पैसा डाला था, आज पैसा निकाल लेते हैं क्योंकि डूब जाएगा। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं यार, जो भी अगर आपको बता रहा है रिस्क आज कहां नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट मजबूत करें। और कौन बोलता है पैसा डूब जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं मानता हूं पैसा डूब जाएगा, लेकिन इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन कब? जिस दिन आप सुबह उठोगे ना तो आप गाड़ी इस्तेमाल करोगे टाटा की, ना तो मारुति की, ना आप कोलगेट इस्तेमाल करोगे, ना आप आईटीसी की आटा खाओगे, ना आप किसी तरीके का फल सब्जी, आप किसी तरीके का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करोगे। मतलब किसी भी लाइफस्टाइल को आप यूज नहीं करोगे, ना फूडिंग के लिए, ना लाइफस्टाइल के लिए, ना ट्रैवल के लिए, ना किसी तरीके का आप किसी तरीके का काम करोगे। वो आदि मानव वाले जिंदगी के जैसे रहोगे, पत्ता पहन के रहोगे, जंगल में रहोगे। उस दिन ना किसी की कंपनी चलेगी, ना कोई ग्रोथ होगा, मार्केट रुक सा जाएगा। उस दिन आपका पैसा निश्चित लॉस होगा। मैं कहीं बॉन्ड सिग्नेचर करके दे रहा हूं, आप मुझसे ले लेना। लेकिन अगर पैसा डूबने की बात है तो पैसा देखो नीचे आ सकता है लेकिन डूबेगा कभी भी नहीं। डूबता तब है जब आप नीचे आने के बाद तुरंत पैसा निकाल लेते हो। पैसा रहने दो, कुछ समय वेट करो, आपका पैसा ऊपर जाएगा। आप अगर होल्ड करोगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके लेकर जा सकते हो मार्केट से। तो ये तो हमने समझ लिया रिस्क फैक्टर। तो अब हम आते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। तो ये लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी बेसिकली होता है कि मार्केट में जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको कितने टाइम में वापस मिलेगा, या फिर वहां का लिक्विडिटी, वहां पे कितने लोग हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझ लिए। अब हम लिक्विडिटी को जानने की कोशिश करेंगे इन डीप। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं।
तो अब ये लिक्विडिटी किस तरीके से परफॉर्म करता है म्यूचुअल फंड या फिर एफडी के अंदर, तो सबसे पहले हम एफडी को ही लेते हैं। तो एफडी बेसिकली अगर आप एफडी में जब इन्वेस्ट करते हो 3 सालों के लिए या 5 साल का मैच्योरिटी लेवल रहता है या 10 सालों का मैच्योरिटी लेवल रहता है, तो उस समय आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको एक अच्छा खासा पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। जी हाँ, और कुछ जो इंक्रीज हुआ अमाउंट होगा उसमें भी डिक्रीज हो सकता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आप एफडी से पैसा ब्रेक करते हैं तो आपको एक पेनाल्टी लग सकता है या फिर आपको एक तरीके का चार्जेस लग सकता है और आपका पैसा जो है डिक्रीज हो सकता है। वहीं हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और भी चीजें हम जान लेते हैं सबसे पहले कि म्यूचुअल फंड 2 तरीके का होता है यार। पहला होता है ओपन एंडेड फंड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड। तो सबसे पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्लोज एंडेड फंड को। तो जो क्लोज एंडेड फंड है हमारा वो बेसिकली 3 तरीके से वर्क करता है, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, एक मीडियम टाइम फ्रेम पे और एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। तो जो स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है बेसिकली 1 से लेकर 3 साल, और जो मीडियम होता है वो 3 से लेकर 5 साल, और जो लॉन्गर होता है वो 5 से लेकर 10 साल या फिर उससे ज्यादा समय के लिए रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा टाइम फ्रेम है जब आपका पैसा लॉक रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर भी, जब आप क्लोज एंडेड फंड को चूज करते हो। जी हाँ, और ये एक ऐसा फंड होता है जहां एक लिमिटेड टाइम के लिए फंड एनएफओ लेकर आता है। उस टाइम के बीच अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा हो तो आपका पैसा लॉक हो जाता है, उसके बाद ना तो कोई एंट्री ले सकता है ना तो कोई एग्जिट ले सकता है। अब आते हैं ओपन एंडेड फंड के ऊपर। तो जो हमारा ओपन एंडेड फंड है वहां आप कभी भी किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आज हमने पैसा डाला तो कल पैसा नहीं निकाल सकते। आज आपने पैसा डाला, कल आप पैसा निकाल लो, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। 1 से 2 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको ये भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं कि आप जो पैसा है इंस्टेंट भी कुछ हद तक, मतलब 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए तक इंस्टेंटली आप रिडीम कर सकते हो। मतलब अभी तो लगभग आ भी चुका है कि आप 24 घंटे के अंदर आपके पास पैसा आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये तो हमने कर ली लिक्विडिटी की बातें। अब हम शुरू करने वाले हैं टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो एफडी है वो कितना टैक्स चार्ज करती है और जो म्यूचुअल फंड है वो कितना चार्ज करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफडीज के बारे में। जो एफडीज है वो एज पर योर इनकम स्लैब चार्ज करती है। जैसे कि अभी तो करेंटली आपने सुना भी होगा कि 12.5 लाख रुपए तक का हो गया जिसमें आपको टैक्स एग्जेम्पशन है। मतलब 12.5 लाख अगर आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे आउट करना है। तो अगर आपका जो इनकम स्लैब है वो अगर बढ़ता है 12.5 लाख से ऊपर, उसके बाद जो है आपको वो पे आउट करना पड़ेगा टैक्स के अंदर। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके का टैक्स स्लैब होता है। एक होता है एसटीसीजी, दूसरा होता है एलटीसीजी। एसटीसीजी जो है हमारा वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो एलटीसीजी होता है वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर 15% तक का टैक्स लगता है, और जो एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 10% का लगता है। वो भी कब लगता है, जब आपका इनकम 1 लाख रुपया को एक्सीड कर रहा है, मतलब 1 लाख से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इनकम टैक्स और टैक्स की बातें जो कि हम म्यूचुअल फंड या फिर एफडीज पे गेन करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली एफडीज और म्यूचुअल फंड के जो टैक्स एजम्पशंस है उसके बारे में, लिक्विडिटी के बारे में हमने बात किया, रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने बात किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विच इज बेटर फॉर यू। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर कौन है? तो बेहतर जो है आपके रिस्क एपेटाइट पे डील करता है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेके बहुत ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो उस समय पे आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है तो आपका रिटर्न भी ज्यादा है। ठीक है, वो आपको 15% तक का रिटर्न दे देता है, 12 से 15%। वहीं अगर हम बात करते हैं एफडीज के बारे में, तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है और आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो रिटर्न भी आपको कम मिलेगा, तो आप एफडीज के अंदर जो है गारंटी रिटर्न के साथ आप इन्वेस्टमेंट को चूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने म्यूचुअल फंड के अंदर बात कर लिया और एफडीज के लिए बात कर लिया। अब फाइनल थॉट के ऊपर आते हैं कि मेरे तरफ से आपके लिए फाइनल थॉट क्या होना चाहिए। देखो, मैं ना आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तौर पे, ठीक है, कि आपको किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। ना तो मैं बोलूंगा एफडीज खराब है, ना तो मैं बोलूंगा म्यूचुअल फंड खराब है, लेकिन आपको करना किस तरीके से चाहिए। क्या ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, क्या कम रिस्क लेना चाहिए, क्या ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो चले जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अब डाइवर्सिफाई किस तरीके से करेंगे? आप एफडीज भी करा लो, आप थोड़ा म्यूचुअल फंड के अंदर डिसिप्लिन अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करो, आप थोड़ा इंश्योरेंस भी ले लो। तो तरीके से जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो किसी भी एक जगह पे लॉस बेयर नहीं करते हैं। सपोज दैट कल अगर आपका एफडीज कम रिटर्न दे रहा है, इन्फ्लेशन में अगर आप जूझ गए हैं, इन्फ्लेशन अगर आप अच्छे तरीके से नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, तो उस समय आपका म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न बना के देगा, तो आप जो है फाइट कर पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर म्यूचुअल फंड डूब जाता है तो आपका एक गारंटेड रिटर्न है एफडीज के अंदर, वो आपको टैकल कर लेगा। अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो उस समय पे क्या होता है, किसी भी तरीके का अनसर्टेनिटी आता है तो आप इंश्योरेंस के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को जितना डाइवर्सिफाई करके रखोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। और म्यूचुअल फंड और एफडीज पे बात करें तो आपका रिस्क एपेटाइट
सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टर्म है कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, टॉलरेंस आपका बहुत कम है, तब आप एफडीज के तरफ जाइए। और एफडीज में क्या है, गारंटीड आपको जो है रिटर्न मिलना है, भले कम हो लेकिन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे चीज़ें कवर कर लिए। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।